हाँ भाई, तो पहला जो मोड है वो इंटरेक्टिव मोड। तो इंटरेक्टिव मोड तो जैसे इटसेल्फ आइडियली खुद ही प्रोवाइड करती है, हम एक एक लाइन इसमें डालते रहेंगे और हमें उसका आउटपुट मिलता रहेगा। अभी अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो भी कोई खास बड़ी बात नहीं है, तो हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हम बहुत सारा सीखते ही जाएंगे इसमें। तो इंटरेक्टिव मोड में कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर अब कुछ टाइपिंग करता हूँ आइडियली शेल में हमारी। तो अगर आइडियली शेल में कुछ टाइप करना, जैसे मैं लिखता हूँ 15, और जैसे मैंने 15 लिखा और एंटर किया, एंटर करते क्या आ रहा है, वापस 15 आ रहा है। ये हमसे इंटरेक्ट कर रहा है, लाइन बाय लाइन इंटरेक्ट करता ही जाएगा। मैं लिख दूँ 15 प्लस 25, तो 15 प्लस 25 का इंस्ट्रक्शंस मैंने भेजे और उसका आउटपुट 40 इसने हमें दे दिया। अच्छा, फिर से इंटरेक्ट कर रहा है। अगर इसके अलावा भी कोई बड़ी कैलकुलेशन है तो भी वो ज़रूर करें। अच्छा, कैलकुलेशन कैसे होंगी, क्या इसका सिनेरियोज रहने वाले होंगे, कैसे आउटपुट सेम आएंगे कि नहीं आएंगे, ये सारी बातें हम इसमें करेंगे, है ना। कि एज ए ह्यूमन हम कैलकुलेशन को इंटरप्रेट करते हैं, और कैसे पाइथन एज ए लैंग्वेज हमारी कैलकुलेशन को इंटरप्रेट करने वाली है। सारी बातें को हम पढ़ने वाले होंगे। और तो पहला तो यही है कि जो भी लिख रहे हैं उसे इंटरप्रेट कर रहा है ना। और दूसरा होता है स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड क्या होती है, हमें फाइल में जाएं और न्यू फाइल पे क्लिक करें। जैसे न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, एक नया विंडो ओपन हो चुका है। ये नया विंडो क्या है, स्क्रिप्ट मोड है। स्क्रिप्ट मोड का मतलब इसमें हम लंबी सारी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, उसे एक बार में एक एक लाइन ये कन्वर्ट करके नहीं देगा, हमें लाइन से इंटरेक्ट नहीं करेगा, सारी स्क्रिप्ट को साथ में ही रन कर देंगे हम। इससे क्या होगा, जो लंबा प्रोग्राम हो या फिर जो डिपेंडेबल प्रोग्राम हो जिसमें हमें आउटपुट जो है साथ में चाहिए, कि सब एक एक लाइन का आउटपुट ना दे, साथ में हमें दे दे, इस टाइप का अगर हमें प्रोग्राम चाहिए होगा तो हम इस पे स्क्रिप्ट मोड पे काम हम करेंगे। जनरली लर्निंग पर्पज से हम स्क्रिप्ट मोड में ही काम कर लेते हैं बहुत सारा, स्क्रिप्ट सॉरी इसमें आइडियली मोड में ही बहुत सारा काम कर लेते हैं। पर बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे भी जब हम स्क्रिप्ट मोड में करेंगे, और थोड़ा सा सीख जाएं उसके बाद सारा काम हम स्क्रिप्ट मोड में ही करने वाले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ये सिंटेक्स लिखे आप, प्रिंट और आपका नाम, है ना, हेलो फ्रॉम यूवीसीएल, यूवीईसीएल। तो जैसे इसको रन करना है, तो अगर ये प्रिंट नाम का कमांड है जो प्रिंट करता है कंसोल पे, तो अभी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है सर क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, या कर क्यों नहीं रही है। तो वो जो भी बातें हम सारी बातें डिक्लेयर होंगी और सारी बातें हम करेंगे। तो इसको चलाते कैसे, आप इतना लिखें और रन मॉड्यूल पे क्लिक करें, रन में जाएं और रन मॉड्यूल पे। देखो काम शॉर्टकट F5 की से भी हो सकता है। F5 की दबाए अपने स्क्रिप्ट मोड में, और पहले आपको सेव करने का जरूर बोलेगा, ये प्रॉम्प्ट देगा ही देगा कि आपने जो भी प्रोग्राम लिखा उसे सेव करें। तो आप या तो अपने पाइथन के जहाँ पर पाइथन इंस्टॉल है वहाँ कर सकते हैं, या फिर आपको लगे कि नहीं सर मुझे प्रोग्राम बाद में भी देखना होगा, तो डेस्कटॉप पे जाएं या फिर जहाँ पर भी आपको जाना है वहाँ पर आप इसके जाकर सेव करते हैं। तो फिलहाल मैं इसको सेव कर देता हूँ, फर्स्ट स्क्रिप्ट प्रोग्राम नाम से। तो जैसे सेव करता हूँ, सेव करने के बाद ये मेरा पाइथन रन हो चुका है, और रन होने के बाद इसने आउटपुट भी दे दिया है, हेलो फ्रॉम यूएकल, है ना। तो यूएकल मैंने लिखा था, हेलो फ्रॉम यूएकल प्रिंट भी हो चुका है। तो यहाँ से प्रोग्राम हमने यहाँ पे रन कर लिया। क्या सर ये काम हम इसमें भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, इसीलिए ही हमने इसको यूज़ लिया है। यहाँ पर लिखा है प्रिंट डबल कोट में हेलो फ्रॉम यूएकल, तो आप इसको यहाँ लिखेंगे तो भी आउटपुट आने ही वाला है। तो दोनों सिनेरियोज हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर रहे होंगे। जब हमें सीखना होगा बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें, जब हम आइडियली को यूज़ कर रहे होंगे, जब हमें ऐसा लगेगा कि अब हम इतना सीख चुके हैं तो हमें आइडियली से काम नहीं चलने वाला है हमारा, तो हम स्क्रिप्ट मोड में भी काम करने वाले होंगे जी। ठीक है, तो फिलहाल हम इस पर ही रहते हैं, टिके हुए रहते हैं आइडियली शेल में ही, तो उस पर ज़्यादा काम बेटर होने वाला है। ये है पाइथन के कीवर्ड्स। जो पहला प्राइम जो फर्स्ट कोई भी किसी भी लैंग्वेज में काम करने के लिए जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है वो होते हैं उसके कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं सर? जो लैंग्वेज ने अपने लिए रिजर्व करके रखे हैं वो वर्ड्स आप अपने यूज़ में नहीं कर सकते। इनको यूज़ तो कर सकते हो और अपने यूज़ में नहीं कर सकते। वही वर्ड यूज़, इन्हीं वर्ड्स को हम उसी मीनिंग में यूज़ करेंगे जो इसके लिए इंटेंडेड है। हम अपने मीनिंग के लिए या अपने खुद की चॉइस के लिए इसे यूज़ नहीं करेंगे, है ना। बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे, और देखेंगे भी, और लगभग इस कोर्स के दौरान हम मे बी 80% ऑफ इन कीवर्ड्स का यूज़ आराम से कर चुके होंगे। 80 नहीं तो 70% का तो शायद कर ही चुके होंगे। और मेरी क्लास में रहोगे तो मे बी मैं आपको बाकी सारों का भी यूज़ तो एक बार बता ही दूंगा कभी ना कभी, क्योंकि जैसे जैसे कोई ना कोई एग्जाम्पल आता है और बात आती रहती है तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता रहता हूँ, तो वो कीवर्ड्स भी यूज़ होने शुरू हो जाते हैं जो आपके कोर्स में नहीं होते हैं।
पर बहुत अच्छी बात होती है, बेटर होता है कि अगर आप कीवर्ड सीख ही रहे हो, सीखना तो है ही, आज नहीं तो कल सीखना है, तो भी सीखें आराम से। और बहुत ज़्यादा मच ऑफ क्लियरिटी आपके माइंड में क्रिएट होती है, इससे जल्दी से बहुत सारी बात क्लियर हो जाती है एक छोटे से कीवर्ड की क्लेरिफिकेशन से। जो जो भी ये सारे वर्ड्स है, इनको टाइप करने पर ये अपना कलर बदल रहे होंगे आइडियली में, है ना। फॉर एग्जाम्पल इजी को जो सबसे छोटा कीवर्ड है आई एस, जैसे लिखता हूँ इसका कलर है जो चेंज हो चुका है। इसके अलावा कोई भी कीवर्ड ले, फॉर को ले, चेंज हो चुका है। पास को ले तो भी कलर चेंज हो चुका है। विथ को ले तो भी कलर चेंज हो चुका है। तो कीवर्ड एक्चुअली में क्या होता है, ये प्री डिफाइंड कुछ वर्ड्स है जिनको हम उनके मीनिंग में ही यूज़ करेंगे। तो आप बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा है, तो उनके मीनिंग में मतलब क्या? उनके मीनिंग का मतलब ऐसा होता है कि ये वर्ड्स हम पाइथन ने अपनी कोर प्रोग्रामिंग के लिए रिजर्व किए हैं। कि सर अच्छा क्या हो सकता है कि आप या तो कंप्यूटर की भाषा बोलें और इसे समझा दें, 1001 में सारी कोडिंग समझा दें, तो दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हाँ, पुराने लोग करते थे, उनके लिए पॉसिबल था भी। जिन्होंने अगर इससे बहुत पुरानी लैंग्वेजेस में काम किया है तो करते भी थे और उनसे हो भी रहा था ये काम। हमसे ये काम नहीं हो रहा है और कर भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखना है और बहुत डिटेल या बहुत एक्सप्लिसिट ऐसा प्रोग्राम लिखना है, तो उसके लिए हम 10 या बाइनरी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। तो हम किस में कर सकते हैं सर? उसके लिए प्रोग्रामिंग करने के लिए हम ऐसी लैंग्वेज चाहिए जिसे हम भी अच्छे से समझ चुके हों और कंप्यूटर भी शायद थोड़ा अच्छा समझ जाए, तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो वो लैंग्वेज तो इंग्लिश है सर, तो आप इंग्लिश में प्रोग्रामिंग कर दें। पर इंग्लिश कैसी लैंग्वेज है? बहुत सारी बाइस्ड और बहुत सारे वर्ड्स ऐसे जिसके बहुत सारे मतलब निकल रहे होते हैं। तो अगर सारे मतलब में अगर किसी से कोई काम करवाना है, हम जैसे मैंने आपको बताया कंप्यूटर एक बच्चे के समान है, तो इससे अगर कोई काम करवाना है और बहुत सारे मतलब वाले वर्ड में बोल दूंगा इसको, तो इसको समझ में ही नहीं आने वाला होगा कि सर क्या काम करता है। तो क्या किया जाए, जो पाइथन के मेकर्स है, डेवलपर्स है, मेकर्स नहीं कहना चाहिए, डेवलपर्स कहना चाहिए, डेवलपर्स है, उन्होंने क्या सोचा कि भाई कुछ वर्ड्स ऐसे डिफाइन हो जो इसके में बार बार यूज आते हो, उन वर्ड्स के लिए फिक्स मीनिंग को ही कन्वे कर दिया जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम से ये इश्यू ना क्रिएट हो कि क्या काम करने को बोला है सर, अच्छा ये काम इसके तो दो मतलब निकल रहे, तो क्या काम किया जाए। तो ये जो वर्ड्स है, कीवर्ड्स है, ये बार बार इसकी लैंग्वेज में यूज आएंगे और इसके लिए फिक्स मीनिंग है कि इसका मतलब यही काम करना है आपको। तो इसलिए इसका मतलब क्या, फिक्स कीवर्ड्स का कुछ फिक्स मीनिंग्स बन चुके हैं ऑलरेडी, हम उसी मीनिंग में इनको यूज लेंगे, इसके अलावा कोई मीनिंग में हम इनका यूज लेंगे भी नहीं और पाइथन हमें अलाउ भी नहीं करने वाला है इसका कोड। तो इन्हें बोलते हैं कीवर्ड्स ना। कीवर्ड्स द नेम सजेस्ट कि सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, कीवर्ड्स है, और ये क्या करने वाले होंगे, हर बार 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 यूज होने वाले होंगे, इसलिए कीवर्ड्स है। सेकंड है आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स पे थोड़ा सा बाद में जाएंगे, उससे पहले उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वेरिएबल, वो हम पढ़ेंगे। वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल में जाने से पहले कैलकुलेशन हम करते हैं आपके मार्क्स की। आप 11th स्टैंडर्ड में हैं, तो मैं एज्यूम करता हूँ आपके 10th स्टैंडर्ड के जो बोर्ड के मार्क्स रहे होंगे वो इस टाइप के रहे होंगे कि आपके पहले सब्जेक्ट में आए होंगे 95, सेकंड सब्जेक्ट में आए होंगे 85, थर्ड में आए होंगे मे बी 65, फोर्थ में 99, फिफ्थ में 77 एंड सो ऑन। तो 5 ही सब्जेक्ट है, मैं एज्यूम कर देता हूँ 5 में आपके मार्क्स आए होंगे। मे बी 6 सब्जेक्ट आपका AI रहा होगा या कंप्यूटर साइंस रहा होगा, उसमें आपके जो मार्क्स आए होंगे 98 आ रहे होंगे। नाउ लेट्स एज्यूम अ सिनेरियो, एक सिनेरियो का एज्यूम करते हैं हम, जिसमें हाँ हमें कोई बोले कि सर जो मार्क्स है इसमें साइंस के मार्क्स कितने थे, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम एडिशन में इसको सब्जेक्ट को तो कहीं कंसिडर किया नहीं, सीधे मार्क्स दिखे और उन मार्क्स को एडिशन कर लिया, और मे भी हो सकता है मैं इसको डिवाइडेड बाई 550 से कर लूँ या 450 से कर लूँ या 600 से कर लूँ और परसेंटेज में निकाल लूँ। पर अब मेरे पास वो डिटेल नहीं है कि इसमें साइंस के मार्क्स कौन से थे। मे भी एक स्टूडेंट के लिए शायद पता भी हो कि सर 45 थे जो साइंस के मार्क्स थे, पर यही काम अगर मुझे इस क्लास के सारे स्टूडेंट्स के लिए करना होता, आपको करना होता कि सारे स्टूडेंट्स के परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए और उनके लिए कुछ कोड लिखिए, तो अब आप पता नहीं लगा पाते कि किस किस स्टूडेंट का कौन कौन से मार्क्स है। उसके लिए तो सबसे पहली मैंडेटरी चीज़ है वो है कि इनको मार्क्स को कहीं सेव किया जाए, तो मार्क्स कहीं कॉपी रहे। तो कहाँ रह सकते हैं, वो रहते हैं हमारी फिजिकल मेमोरी में, और उन मेमोरी में स्टोर करना ही, जिस मेमोरी में स्टोर किए जा सकते हैं उसको तरीके को ही वेरिएबल बोलते हैं ना, जो बार बार वेरी कर सके, बार बार बदले जिसमें वैल्यूज, वो वेरिएबल। और बदल रहे होंगे हम,
कैसे बदल जाएंगे अभी समझते हैं।